ओके, वेलकम टू CSIR यूट्यूब चैनल। ओके, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम लोग। अभी तक हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक में कूलॉम्स लॉ पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रॉड, ड्यू टू रिंग एंड ड्यू टू डिस्क निकाल चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड गॉस लॉ। ठीक है, गॉस लॉ के थ्रू जनरली हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड स्फीयर की निकालते हैं, सिलेंडर की निकालते हैं, और भी 2-3 एप्लीकेशन है वो भी हम लोग देखेंगे, जो ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं वो भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो मोस्टली जो है आज गॉस लॉ का हम लोग बेसिक पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम लोग आगे इसका थोड़ा सा एडवांस पोर्शन पढ़ेंगे और फिर क्वेश्चंस देखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चंस इससे पूछे गए हैं और क्या क्या पूछने की संभावना है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या है समझते हैं इसका स्टेटमेंट। सो गॉस लॉ के लिए आपको आना चाहिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, क्योंकि इसके स्टेटमेंट में लिखा गया है बीच में कि द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू any closed surface is 1 by epsilon times total charge present inside, है ना, एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू, यहाँ पे ये भी लिख लेना, इज इक्वल टू इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन टाइम्स टोटल चार्ज प्रेजेंट इनसाइड दैट सरफेस। ओके, कौन सी सरफेस? वही क्लोज सरफेस, है ना। सो द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन टाइम्स टोटल चार्ज प्रेजेंट इनसाइड दैट सरफेस। ये जनरली आपका गॉस लॉ का स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे मोस्टली क्या है, ये जो फ्लक्स है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं फाई से, और ये क्या है, क्यू इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट के इक्वल है। व्हाट इज फ्लक्स? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यहाँ पे फाई को हमने बोला है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को किस तरह से डिफाइन किया गया है देखना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन किया गया, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक force of line, the number of electric force of line passing through given area perpendicularly, ठीक है ना, या फिर गिवन वर्टिकल एरिया भी आप लिख सकते हो। है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कि जो नंबर ऑफ फोर्स ऑफ लाइन होती है, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन। इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन क्या होती है, इमेजिनरी लाइंस होती है जो हमको दिखाई नहीं देती है, और वो कहाँ पे होती है, वो चार्ज के चारों ओर होती है, इमेजिनरी लाइंस। ठीक है, क्योंकि हम इसको कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि देखना, कैसे समझ सकते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन को। जनरली चार्ज के चारों ओर बोला जाता है क्या होती है, फील्ड। उस फील्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, किसी भी क्यू चार्ज के चारों ओर जो फील्ड होती है, उन फील्ड को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह की वर्टिकल या इस तरह की लाइन से। और यही वो लाइन से जो क्या कहलाती है,
इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन, ये इमेजिनरी लाइन से जो दिखाई नहीं देती। जैसे हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में सिर्फ हमें विजिबल लाइट दिखाई देती है, ठीक है। विजिबल लाइट भी किस तरह से जा रही है, किसी भी ऑब्जेक्ट से, बोला जाए किसी भी ऑब्जेक्ट से नहीं, एक लाइट मान लो, एक लैंप मान लो, उससे चारों ओर डाइवर्ज होती है इस तरह से, ठीक है। ओके, सो सिमिलरली चार्ज के चारों ओर भी वो इमेजिनरी लाइन से जो क्या कर रही है, चारों ओर डाइवर्ज हो रही है। अब उस स्पेक्ट्रम में कोई सा स्पेक्ट्रम हमें दिखाई देता है, सॉरी कोई सी लाइट हमें दिखाई देती है, कोई सी नहीं दिखाई देती। विजिबल लाइट हमें दिखाई देती है, बाकी एक्सरे, गामा रे ये हमें दिखाई नहीं देती है, पर वो होती तो है, तो वो हमारे लिए क्या है, इमेजिनरी है, वो हमें दिखाई नहीं देती। ऐसे ही चार्ज के चारों ओर भी क्या होती है, ये लाइन्स होती है जिनको इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन बोलते हैं, जो दिखाई नहीं देती है। और ये चार्ज से लेके कहाँ तक फैली होती है, बोला जाता है इन्फिनिटी तक। मतलब जहाँ तक ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वहीं तक क्या होती है, इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है, ठीक है। जैसे इस लाइट को अगर हम लोग देखें कि ये लाइट जो है, इस लाइट से जो रे निकल रही है ये कहाँ तक फैली हुई है, तो ये भी इनफाइनाइट तक फैली हुई है। बट क्या है कि ये भी, इसको मैंने कन्फाइन करके रखा है एक रूम के अंदर, रूम के बाहर क्या है, ये दिखाई, ये लाइट नहीं पहुंच सकती, तो वहां के लिए इसकी फील्ड क्या है, जीरो है। इसकी फील्ड वहीं तक है जहां तक ये जा सकती है। ऐसे ही इस लाइट की भी फील्ड वहीं तक है जहां तक ये जा सकती है, ठीक है। इनफाइनाइट कुछ होता नहीं है, सब कुछ फाइनाइट ही होता है, बट इनफाइनाइट एक रेफरेंस पॉइंट होता है कि किसी के रिस्पेक्ट में कुछ चीज़ इनफाइनाइट हो सकती है। तो ये लाइंस कुछ इस तरह से है। तो ये नंबर ऑफ फोर्स ऑफ लाइन ये डिफाइन नहीं होती कि किसी चार्ज से कितनी निकलेगी, बट हम इनको रेफरेंस के अकॉर्डिंग डिफाइन कर सकते हैं कि अगर एक क्यू चार्ज है उससे कितनी लाइंस निकल रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर 9 लाइन उससे निकल रही है तो जो 2Q चार्ज होगा उससे कितनी लाइन निकलेगी, इससे जस्ट डबल 18। कितनी लाइन निकलेगी, इससे जस्ट डबल लाइंस निकलेगी। आप इनको काउंट मत करना, ठीक है, मैं डबल बना रहा हूं, 1 2 3 4 तो अगर एक क्यू चार्ज से 9 लाइन निकल रही है, 9 लाइंस इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन निकल रही है, तो 2Q से कितनी निकलेगी, 18। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, दूर दूर है, तो r डिस्टेंस पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली जाए इस Q चार्ज के कारण, तो यहाँ के कंपैरिजन में वो क्या होगी, कम होगी। यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ r डिस्टेंस पे ज़्यादा होगी, यहाँ पे कम होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये दूर दूर है और यहाँ पे ये क्या है, पास पास में है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जितनी पास पास में होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी उतनी ज़्यादा होगी। बट कितनी निकलती है किसी चार्ज से हम लोग ये बता नहीं सकते कि क्यू चार्ज से सिर्फ इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगी, ये हम नहीं बता सकते। बट ये क्या है, इमेजिनरी लाइंस है। तो फ्लक्स को समझते हैं कि फ्लक्स क्या है, इस चार्ज से जो क्यू चार्ज है उससे कितनी लाइंस निकल रही है, 9, इससे कितनी निकल रही है, 2Q से 18। तो यहाँ से जो फ्लक्स है वो ज़्यादा है, इलेक्ट्रिक फोल्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से ज़्यादा निकल रही है, तो इसका फ्लक्स ज़्यादा है और इसका फ्लक्स कम है। ओके ओके, सो यहाँ का फ्लक्स ज़्यादा होगा, है ना। इसके आगे देखते हैं, मतलब हमको किसको काउंट करना है, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन को। तो देखो, और फ्लक्स किसी सरफेस से पास होगा और वो सरफेस गॉस लॉ में कैसी होगी, क्लोज सरफेस। तो अगर मैं बोलूं कि ये स्फेरिकल सरफेस बनाई है मैंने, ठीक है, और यहाँ पे सेंटर पे कितना चार्ज रखा हुआ है, Q, तो इससे कितना फ्लक्स पास होगा, तो इससे जो फ्लक्स पास होगा वो कितना होगा, अगर इस स्फेयर की रेडियस कितनी है r, तो ये चार्ज क्या है, इनक्लोज है। किसके अंदर इनक्लोज है, इस स्फेयर के अंदर इनक्लोज है। इस स्फेयर का एरिया अगर मैं बात करूं तो कितना है, तो एरिया इसका है 4πr², है ना। तो इस एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी निकलने वाली है, ठीक है, वो डिपेंड किस पे करेगी, इस फ्लक्स पे। जितना ज़्यादा फ्लक्स होगा उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके एरिया से निकलेगी, और जो भी फ्लक्स निकलेगा
कैसा निकलेगा, एरिया से परपेंडिकुलर जो लाइंस निकलेगी वही फ्लक्स में कंट्रीब्यूट करेगी, ठीक है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन पासिंग थ्रू परपेंडिकुलर टू द गिवन एरिया वही फ्लक्स में कंट्रीब्यूट करने वाली है। तो यहाँ से इस चार्ज से जो भी लाइंस निकलेगी वो सब कैसे निकलेगी, ये जो एरिया है गिवन एरिया इससे परपेंडिकुलर ही जाने वाली है। परपेंडिकुलर बोला जाए तो आर के अलोंग जाएगी, ठीक है। तो वो फ्लक्स कितना होगा, तो वो टोटल फ्लक्स होगा, टोटल चार्ज इसके अंदर कितना इनक्लोज है, Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना, आ रहा है समझ में। अब ये सरफेस पे डिपेंड नहीं करता, एनी क्लोज सरफेस, क्लोज सरफेस कोई सी भी हो सकती है, मैं यहाँ स्फीयर बना लूँ चाहे ऐसी कुछ भी सरफेस बना लूँ, है ना। अगर मैं बोलूँ ये एक क्लोज सरफेस है तो इससे भी फ्लक्स कितना पास होगा, Q बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अगर आपसे बोला जाए कि सपोज ये एक क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है, पूछा भी जा चुका है कि ये Q चार्ज है और इससे R रेडियस के अंदर इनक्लोज है, एक दूसरा है स्फीयर जिसकी रेडियस कितनी है 2r, दो स्फीयर है, एक की रेडियस r है, दूसरे की रेडियस 2r है ना। और अगर आपसे बोला जाए कि r रेडियस वाले से फाई फ्लक्स निकल रहा है, फाई नॉट फ्लक्स निकल रहा है, तो 2r रेडियस वाले से कितना निकलेगा, तो 2r रेडियस वाले से भी फाई नॉट निकलेगा, क्योंकि जितनी लाइंस इससे पास होगी उतनी ही नंबर ऑफ लाइंस इससे भी पास होगी बाहर, ठीक है, इसलिए फाई नॉट उससे भी पास होगा, r से भी, r रेडियस वाले स्फीयर से भी फाई नॉट होगा और 2r वाले से भी फाई नॉट होगा। बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है। अगर मैं ये Q को यहाँ रख दूँ, एक 2Q को यहाँ रख दूँ, तो अगर आप मैं बोलूँ कि R रेडियस वाले स्फीयर से फाई नॉट फ्लक्स पास हो रहा है, दूसरा एग्जाम्पल है ये, ठीक है, R रेडियस वाले फ्लक्स से फाई नॉट फ्लक्स पास हो रहा है, तो 2R रेडियस वाले स्फीयर से कितना फ्लक्स पास होगा, तो 2R रेडियस वाले स्फीयर के अंदर कितना फ्लक्स पास होगा, कितना फ्लक्स उससे निकलेगा, तो उसके अंदर कितना चार्ज इनक्लोज है 2Q प्लस Q, तो उसके अंदर 3Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, इतना फ्लक्स उसके अंदर उससे पास होने वाला है, 3Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। और फाई नॉट किससे पास हो रहा है, तो फाई नॉट हो रहा है R रेडियस वाले से, तो ये फाई नॉट कितना है, तो ये फाई नॉट है Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि इस R रेडियस के अंदर कितना चार्ज इनक्लोज है, Q, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशंस जो फाई नॉट होगा वो कितना होगा, फाई नॉट इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट, देयरफॉर फाई विल बी 3 इंटू फाई नॉट, ये आंसर है 3 इंटू फाई नॉट। बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल मैंने लिया है, ओके। सरफेस कैसी होनी चाहिए, क्लोज सरफेस होनी चाहिए, तभी जाके हम फ्लक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, ओके। आगे देखो, ऐसे सिंपल सिंपल से एग्जाम्पल और भी आप ले सकते हो कि फॉर एग्जाम्पल एक स्फीयर ले लिया, यहाँ पे 2Q चार्ज ले लिया, यहाँ -Q, यहाँ 3Q, यहाँ 4Q, ठीक है। तो इससे कितना फ्लक्स पास होगा, इस स्फीयर से जिसकी रेडियस r है, तो इससे जो टोटल फ्लक्स पास होगा वो कितना होगा, तो इन सभी का सम कर दो, कितना होगा 4Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। हम वो ही चार्ज को इंक्लूड करते हैं जो इनक्लोज है, इनक्लोज कितना चार्ज है टोटल 4Q, ये वाला तो आउटसाइड है तो इसको नहीं करते, तो टोटल फ्लक्स कितना पास होगा इस स्फीयर से 4Q बाय एप्सिलॉन नॉट। इजीली डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग हम इसके साथ डील कर सकते हैं। थोड़ा सा लेवल अब इंक्रीज करेंगे हम लोग, जो क्वेश्चन आज पूछा गया है उस पर हम लोग ध्यान देते हैं, ठीक है। सो देखना जरा, अगर आपसे पूछा जाए कि एक क्यूब है, नेक्स्ट एग्जांपल, एक क्यूब है, एक क्यूब मान लिया जिसकी साइड ए है, इसका सेंटर कितना है, ये रहा ओ सेंटर, ठीक। यहाँ ओ सेंटर पे एक चार्ज रखा हुआ है Q और पूछा गया इस सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा, इस सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा, इस क्यूब की किसी भी एक सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा। तो फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्यूब कितना होगा, फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्यूब
कितना होगा वो फ्लक्स, तो वो होगा Q इनक्लोज डिवाइडेड बाय एफ लॉन्ग नॉट। Q इनक्लोज कितना है Q, तो Q डिवाइडेड बाय एफ लॉन्ग नॉट टोटल फ्लक्स पास होगा। और ये टोटल फ्लक्स कितनी सरफेस से पास होगा, इस Q की 6 सरफेस से पास होगा। तो सोचो क्या हर एक सरफेस से सेम फ्लक्स पास होगा, तो यस हर एक सरफेस से सेम फ्लक्स पास होगा, क्योंकि जितनी नंबर ऑफ लाइंस इसकी इस डायरेक्शन में जाएगी उतनी ही इस डायरेक्शन में, उतनी ही इस डायरेक्शन में। ये कैसे बोल सकते हैं, तो ये सिमेट्री के अकॉर्डिंग बोल सकते हैं। सिमेट्री के अकॉर्डिंग ये जो क्यू है ये कहाँ पे रखा हुआ है, इस क्यूब के सेंटर पे रखा हुआ है। ये क्यू चार्ज कहाँ रखा हुआ है, क्यूब के सेंटर पे रखा हुआ है। तो सिमेट्री के अकॉर्डिंग हर एक डायरेक्शन से आपको ये क्यू की डिस्टेंस सेम दिखेगी। ठीक है, तो सेम नंबर ऑफ लाइंस, फोर्स ऑफ लाइंस क्या होगी, हर एक डायरेक्शंस में जाने वाली है। हर एक सरफेस से सेम नंबर ऑफ लाइंस पास होगी। इसलिए किसी एक सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा, तो फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी वन सरफेस इज इक्वल टू 5 लिख लो उसको, और वो कितना होगा 5 डिवाइडेड बाय 6 बोला जाए तो Q डिवाइडेड बाय 6 एफ लॉन्ग नॉट। ठीक है, समझना क्यों, क्योंकि 6 सरफेस से 5 फ्लक्स पास हो रहा है, तो एक सरफेस से 5/6 होगा, क्योंकि हर सरफेस से इक्वली फ्लक्स पास होने वाला है। ये सिमेट्री से बोला है। इसलिए गॉस लॉ किस केस में एप्लीकेबल है, इट इज एप्लीकेबल only in symmetrical cases, ओके, या कंडीशंस। और सिमेट्रिकल कंडीशंस ऐसे ही क्रिएट की जाएगी। ठीक है, ओके, ये इंपॉर्टेंट है, हर जगह एप्लीकेबल नहीं होता है, दूसरी जगह नहीं होता है। और जनरली गॉस लॉ के थ्रू आप फ्लक्स के अलावा एक और चीज़ निकाल सकते हैं, और वो है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और वो भी किस तरह से निकाली जाएगी वो भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, उससे पहले अभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल बोला गया कि अगर इस क्यूब से, CSIR नेट का क्वेश्चन से, इस क्यूब से, सॉरी इस कोन से, जहाँ पे इसके सेंटर पे क्या रखा हुआ है क्यू चार्ज, इस कोन से कितना फ्लक्स पास होगा, इस कोन से कितना फ्लक्स पास होगा, ये आपको बताना है। यहाँ पे क्यू चार्ज रखा हुआ है, तो इस कोन से कितना फ्लक्स पास होगा, ये सपोज इसकी रेडियस को R ले लो। ठीक है, इस कोन से कितना फ्लक्स पास होगा ये आपको बताना है। ओके, समझ रहे हो, यहाँ पे क्यू चार्ज रखा हुआ है फ्री स्पेस में, तो बताओ इस कोन से कितना फ्लक्स पास होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो सोचो इसके लिए गॉस लॉ की सिमेट्रिक, गॉस लॉ कहाँ एप्लीकेबल होता है, सिमेट्रिक केस में। तो एक नीचे भी क्या बना लो, एक कोन बना लो इमेजिनरी, आप ये सपोज कर सकते हो। तो जिस तरह से अब हम लोग बोल सकते हैं कि ये सेंटर पे रखा हुआ है, तो जितना फ्लक्स ऊपर जाएगा उतना ही फ्लक्स नीचे जाएगा। बोला जाए तो जितनी लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड की ऊपर की ओर जाएगी उतनी ही नीचे जाएगी। अगर 1000 लाइंस टोटल निकल रही है क्यू चार्ज से, तो 500 ऊपर जाएगी और 500 नीचे जाएगी। तो टोटल फ्लक्स कितना पास होने वाला है, टोटल फ्लक्स जो ये पूरी क्लोज सरफेस है, इसको क्लोज कर लिया मैंने क्यूब को, तो कितना पास होगा क्यू बाय एफ लॉन्ग नॉट। तो ऊपर वाले से कितना पास होगा, तो अपर सरफेस से जो पास होगा या अपर कोन से जो पास होगा वो आधा होगा, तो क्यू बाय 2 एफ लॉन्ग नॉट इसका आंसर था। ऑप्शंस में आपको और भी ऑप्शंस गिवन थे, बट ये इसका आंसर करेक्ट है। ठीक है, तो ऐसे ही कोन के केस में भी पूछा गया जा सकता है और स्फीयर के केस में भी पूछा जा सकता है कि आपको सेंटर पे क्या रख दें, हेमी स्फीयर के सेंटर पे क्या रख दिया जाए, इस तरह से स्फीयर बना लो हेमी स्फीयर,
और हेमी स्फीयर के क्या कहाँ पे रखा है मैंने चार्ज को, सेंटर पे। तो बताओ इस हेमी स्फीयर से कितना फ्लक्स पास होगा, तो नीचे भी क्या बना लो, एक स्फीयर बना लो इसी टाइप का, ठीक है। तो जितना फ्लक्स ऊपर जाएगा उतना ही नीचे जाएगा, तो टोटल फ्लक्स इतना ही पास होने वाला है। आ रहा है समझ में अपने को करना क्या है, क्यू चार्ज को इनक्लोज करना है, फिर देखना है कि टोटल फ्लक्स कितना पास हो रहा है, तो वो टोटल फ्लक्स हमेशा इतना ही पास होगा, है ना, कोई सी भी क्लोज सरफेस से। फिर देखना है सिमेट्री के अकॉर्डिंग कि कितना किधर जा रहा होगा, तो यहाँ से सिमेट्री के अकॉर्डिंग जितना ऊपर जा रहा होगा उतना ही नीचे जा रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल एक और केस देखते हैं, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, स्टैंडर्ड क्वेश्चन, कि अगर एक क्यूब है और बोला है कि इस क्यूब के यहां पे क्या रखा हुआ है, चार्ज रखा हुआ है, क्यू, कितना चार्ज रखा हुआ है, क्यू चार्ज रखा हुआ है यहां पे। तो बताओ इस क्यूब की इस वाली सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा, और ये कहाँ रखा हुआ है, कॉर्नर पे रखा हुआ है चार्ज। अब ये कॉर्नर पे अगर चार्ज रखा हुआ है तो कितना फ्लक्स इस सरफेस से पास होगा, ये कैसे निकालेंगे। तो इसको निकालने के लिए देखो क्या करते हैं, तो इससे निकालने के लिए देखते हैं हम लोग ये समझ सकते हैं, दो तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के। एक तो हम लोग सॉलिड स्टेट में ये देखते हैं कि अगर कोई स्फीयर कहां पे रखा हुआ है, कोई क्यूब है और क्यूब के कॉर्नर पे अगर कोई स्फीयर को रखें, तो क्यूब के कॉर्नर पे अगर कोई स्फीयर को रखें तो स्फीयर के अंदर उस क्यूब का, सॉरी, जो स्फीयर होता है स्फीयर का 1/8 पार्ट क्या होता है, अंदर होता है, और 7/8 पार्ट क्या होता है, उस क्यूब के बाहर होता है, ठीक है। तो सोचो, तो हम लोगों ने सोचा कि 1/8 पार्ट अंदर है और 7/8 पार्ट बाहर है, तो टोटल फ्लक्स इससे कितना निकलेगा क्यूब से, Q/F⁻0। अब अंदर कितना है, क्यूब के अंदर कितना है, क्यूब के अंदर कितना पार्ट है, तो क्यूब के अंदर कितना पार्ट है, तो 1/8 पार्ट है। तो कितना फ्लक्स इस क्यूब से पास होने वाला है, तो इस टोटल क्यूब से जो फ्लक्स पास हो रहा होगा वो जरूर कितना हो रहा होगा, 1/8 इंटू Q/F⁻0। तो एक सरफेस से कितना होगा, तो 1/8 का फिर हम लोग क्या करें, क्यूब से नहीं बोल सकते, 1/8 पार्ट इसका अंदर है, 1/8 पार्ट इसका क्या है, अंदर है, 1/8 पार्ट इसका अंदर है, तो क्यूब से कितना फ्लक्स पास हो रहा होगा, सबसे पहले ये निकालते हैं। तो देखो जरा, अगर आप देखते हो तो क्यूब से इस वाली सरफेस से कोई फ्लक्स पास नहीं हो रहा होगा, इस वाली सरफेस से, ये वाली सरफेस जो है इससे कोई फ्लक्स पास नहीं हो रहा होगा, ऊपर वाली से कोई फ्लक्स पास नहीं हो रहा होगा, और ये जो सबसे पीछे वाली सरफेस है इससे भी कोई फ्लक्स पास नहीं हो रहा होगा, क्योंकि ये सब कैसी है, पैरेलल सरफेस है, परपेंडिकुलर सरफेस नहीं है, फ्लक्स के एकदम पैरेलल है, बोला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के एकदम पैरेलल है, तो इनसे कोई फ्लक्स पास नहीं होगा। तो इस क्यूब से कितना फ्लक्स पास होगा, तो इस क्यूब से जो फ्लक्स पास होगा वो होगा, कितना होगा, तो वो होगा 1/8 इंटू Q/F⁻0। ये फ्लक्स किससे पास होगा, ये φ0 बोल दो, ये क्यूब से पास होगा, ठीक है। और क्यूब में कितनी सरफेस से इतना फ्लक्स पास होगा, तो क्यूब से 3 सरफेस से इतना फ्लक्स पास होगा, क्योंकि 3 सरफेस तो कैसी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर है, सॉरी पैरेलल है,
और 3 सरफेस कहीं ना कहीं परपेंडिकुलर या कुछ एंगल के साथ फ्लक्स निकलेगा, पर तीनों से क्या निकलेगा, सेम निकलेगा। जितना ये सामने वाली से निकलेगा उतना इससे निकलेगा और उतना ही इससे निकलेगा। तो किसी एक सरफेस से कितना निकलेगा, तो वो निकलने वाला है φ0/3, मतलब कितना, Q/24 ε0। तो 2 क्वेश्चंस मैंने आपको डायरेक्ट करवाए हैं यहाँ पे कि क्यूब से कितना फ्लक्स पास होगा, इस क्यूब से कितना फ्लक्स पास होगा, तो 1/8 इंटू Q/ε0, और क्यूब की एक सरफेस, ये जो फ्रंट वाली सरफेस है, इससे कितना होगा, तो Q/24 इंटू ε0। दूसरे तरीके से अगर इसको समझा जाए तो अगर ये चार्ज यहाँ रखा हुआ है तो इसको इनक्लोज करने के लिए और कितने स्पेयर क्यूब लगेंगे, तो इसको इनक्लोज करने के लिए 7 क्यूब लगेंगे। एक इसके जस्ट नीचे, 2 इसके पीछे, 4 उसके पीछे, इसके जस्ट पीछे 4, तो टोटल 7 और लगेंगे। तो टोटल कितने क्यूब लगे, 7 प्लस दिस 8 क्यूब। 8 क्यूब से कितना फ्लक्स पास होगा, तो 8 क्यूब से फ्लक्स पास होगा Q/ε0। तो 1 क्यूब से कितना होगा, Q/8 ε0, Q/8 ε0। वैसे भी यही आया है, ओके। अब 8 क्यूब से Q/ε0 है, तो 1 क्यूब से 1/8 इंटू Q/ε0 है। अब 1 क्यूब की एक सरफेस से कितना पास होगा, तो 1 क्यूब की सिर्फ 3 सरफेस फ्लक्स पास हो रहा है। 3 सरफेस से कितना हो रहा है, 0 हो रहा है, और 3 से कितना हो रहा है, 1/8 इंटू Q/ε0। तो एक सरफेस से फिर से कितना होगा, Q/24 इंटू ε0। इसको अच्छे से इमेजिन करके आप खुद समझना, ठीक है। और अगर नहीं आए तो फिर कमेंट में लिख के मुझसे पूछना, मैं आपको यहाँ पे इसका अच्छा सा पूरा 3D डायग्राम बता के आपको सेंड करूँगा फिर, ठीक है, ओके। थोड़ा सा आपको भी सोचना है। तो इस तरह से फ्लक्स के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इस तरह से फ्लक्स के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। बहुत ही सिंपल से फ्लक्स क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यूजिंग गॉस लॉ। तो दूसरा क्या यूज होता है, तो गॉस लॉ इट इज ऑल्सो यूज टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका यूज और किसके लिए होता है, तो इसका यूज इलेक्ट्रिक फील्ड को भी कैलकुलेट करने के लिए इसका यूज होता है, ठीक है। फ्लक्स को तो होता ही होता है, साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए भी इसका यूज होता है। तो पहले अभी फ्लक्स के ही कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए देखेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए तो जनरली इलेक्ट्रिक फील्ड और इसका रिलेशन किस तरह का है, तो समझना फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन, तो रिलेशन between flux, electric flux and electric field, electric flux and electric field, इन दोनों के बीच का रिलेशन देखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू होता है E डॉट डी ए का इंटीग्रल, E डॉट डी ए का इंटीग्रल है ना, डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विथ एरिया एलिमेंट और उसका पूरा इंटीग्रल है ना। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, इस डी ए के हर एक पॉइंट पे सेम हो, ठीक है, और परपेंडिकुलरली पास हो रही हो, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, E इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, है ना। और परपेंडिकुलर पास होने का मतलब क्या है, E इंटू डी ए कॉस थीटा, ठीक है। और सरफेस से परपेंडिकुलर का पास होने का मतलब ये है थीटा 0 होगा, क्योंकि सरफेस वेक्टर जो होता है वो सरफेस से परपेंडिकुलर होता है। तो सरफेस वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस क्या होगी, सेम होगी, इसलिए थीटा 0 मतलब E इंटू डी ए, और ये टोटल एरिया निकलेगा,
है ना। इसको वेक्टर फॉर्म में भी अगर आप लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर और ई ए कॉस थीटा। देखो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक पॉइंट पे सेम हो, इलेक्ट्रिक फील्ड उस सरफेस के हर एक पॉइंट पे उसका मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम हो, इलेक्ट्रिक फील्ड का हर एक पॉइंट पे सरफेस के हर एक पॉइंट पे मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम हो, तो वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाती है और एरिया का इंटीग्रेशन एरिया वेक्टर हो जाएगा, टोटल एरिया हो जाएगा, ठीक है। और डॉट प्रोडक्ट हटेगा तो कॉस थीटा, और ये थीटा जीरो कब होगा, जब वो परपेंडिकुलरली पास हो, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। तो हमारे पास कुछ फॉर्मूला ये है कि फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए और ई ए कॉस थीटा और ई इंटू डी ए। ये कब लगाएंगे और ये कब लगाएंगे, ये दोनों हम लोग समझेंगे, ठीक है। वैसे मोस्टली आपका यही लगेगा क्योंकि ये सिमेट्रिकल केस में ही एप्लीकेबल होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे बोला जाए कि सपोज ये एक सरफेस है, कैसी रखी हुई है, ऐसी, इसकी रेडियस कितनी है, आर, ओके, आर, और ये आपका जो रखा हुआ है वो किस प्लेन में रखा हुआ है, इसकी रेडियस को आप आर ले लो, ठीक है। तो ये किस प्लेन में रखा हुआ है, तो ये एक्स जेड प्लेन में रखा हुआ है आपका सरफेस इस तरह से, और ये वाई है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे आ रही है नीचे से, है ना, जो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, सपोज 30 डिग्री नीचे से आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इसके समझना इसको अच्छे से, नीचे से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही है जो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, 30 डिग्री, एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री एंगल बना रही है। और पूछा है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू गिवन सरफेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू गिवन सरफेस। पासिंग थ्रू गिवन सरफेस। अब याद रखना है ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका मैग्नीट्यूड ई नॉट है, मतलब कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो कितना एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री, और कुछ इधर नीचे से अंदर से ऊपर की ओर निकल रही है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन क्या होगी, सॉरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, तो वो होगा ई ए कॉस थीटा। व्हाट इज थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर किसका, सरफेस का, सरफेस से परपेंडिकुलर होता है, तो सरफेस से परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर किधर आएगा, इधर, समझ रहे हो। तो सरफेस के साथ कितना एंगल बना रही है, सरफेस के साथ ये बना रही है, ये तो आपका ई नॉट हो गया, एरिया कितना हो गया पाई आर स्क्वायर, और सरफेस के साथ कितना एंगल बना रही है, तो सरफेस के साथ एक्स एक्सिस के साथ अगर कितना एंगल बन रहा है 30, तो वर्टिकल एक्सिस के साथ कितना बनेगा 60, तो कितना आएगा यहाँ पे cos 60, और व्हाट इज cos 60, तो cos 60 आएगा, और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो 1/2 ई नॉट पाई आर स्क्वायर। ये आपका आंसर है, समझ में आ रहा है। तो हम लोग ये जो थीटा है ये किसके साथ देखेंगे, सरफेस के साथ, सरफेस वेक्टर के साथ, और सरफेस वेक्टर हमेशा सरफेस से परपेंडिकुलर होता है। याद रखना है सरफेस वेक्टर दो टाइप्स के सरफेस के लिए डिफाइन होते हैं, दो टाइप की सरफेस होती है, क्लोज सरफेस और एक ओपन सरफेस। तो क्लोज सरफेस से जो सरफेस वेक्टर होता है वो इनसाइड और आउटसाइड दोनों साइड हो सकता है। क्लोज सरफेस क्या होती है, सॉरी ओपन सरफेस होती है, सरफेस दो टाइप की, ओपन सरफेस और क्लोज सरफेस। क्लोज, ओपन सरफेस जैसे मैंने ये बनाया, ये एक ओपन सरफेस हो गई, ठीक, ये कैसी सरफेस हो गई, ओपन सरफेस। इसका एरिया वेक्टर अगर ये ए मान लूँ, ये बी मान लूँ, तो इसका एरिया वेक्टर इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है, दोनों डायरेक्शंस में हो सकता है, सरफेस के परपेंडिकुलर, इस
बाहर भी हो सकता है और अंदर भी हो सकता है, कोई दिक्कत। ओपन सरफेस का एरिया वेक्टर दोनों साइड हो सकता है, ओके। और क्लोज सरफेस कैसी? क्लोज सरफेस सपोज मैं क्यूब मान लूं, तो क्यूब के पास कितनी सरफेस है? 6। तो इसका इस सरफेस का एरिया वेक्टर इधर है, इस सरफेस का एरिया वेक्टर इधर है, इसका इधर है, इधर है, और इसका इधर है, और इसका इधर है। मतलब क्लोज सरफेस का जो एरिया वेक्टर होता है वो सरफेस के बाहर की ओर होता है। कैसा होता है? बाहर की ओर होता है, अंदर की ओर नहीं होता है सरफेस से। क्लोज सरफेस का एरिया वेक्टर सरफेस से परपेंडिकुलरली बाहर की ओर होता है, अंदर की ओर नहीं होता है, बट ओपन का दोनों साइड हो सकता है। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? यस और नो? अगर आ रहा है तो कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग इसको समझते हैं। हमें सरफेस एरिया वेक्टर भी लिखना आना चाहिए, अगर वो आता है तो हम इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। अगर आपको बोला जाए ये एक्स वाई, आपके पास ये कुछ एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है, ठीक है, और ये इस तरह की सरफेस है। अब आपको खुद को ही समझना है, ये ए है और ये बी है, ठीक है, ये ए है और ये बी है, साइड ए है और साइड बी है। साइड ए इज इक्वल टू सपोज 2 सेंटीमीटर, सॉरी, और साइड बी इज इक्वल टू सपोज 4 सेंटीमीटर, ठीक है। सो और एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आपको गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो है ई नॉट इंटू आई कैप, ई नॉट इंटू आई कैप, है ना। आपको बताना है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फ्लक्स passing through given surface। इस गिवन सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है, ठीक है। तो आपको पता है इस सरफेस का एरिया वेक्टर, ये ओपन सरफेस है, ये किस प्लेन में है? ये तो ये जो है आपका एक्स जेड वाई जेड प्लेन में। सरफेस किस प्लेन में है? वाई जेड प्लेन में। सरफेस किस प्लेन में है? सरफेस इज इन दी वाई जेड प्लेन। तो सरफेस वेक्टर किधर, किस डायरेक्शन में होगा? तो सरफेस वेक्टर उस वाई जेड प्लेन में अगर सरफेस है तो सरफेस वेक्टर आई डायरेक्ट बोला जाए तो एक्स डायरेक्शन में होगा। तो देन सरफेस वेक्टर इज अलोंग एक्स एक्सिस या इज अलोंग एक्स डायरेक्शन, ठीक है। आप ऐसे लिख सकते हो क्योंकि सरफेस वेक्टर हमेशा सरफेस से परपेंडिकुलर होता है। एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, याद रखना, एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड द डायरेक्शन ऑफ एरिया विल बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ओके। तो एक्स डायरेक्शन में है, तो क्या होगा अगर मैं यहाँ पे एरिया लिखूं, तो एरिया को मैं क्या लिखूंगा? एरिया इज इक्वल टू ए इंटू बी विच इज इक्वल टू 2 इंटू 4 इंटू आई कैप। आई कैप की डायरेक्शन में होगा ना, तो मैंने उसको लिखा 8 आई कैप, ठीक है। सो व्हाट इज फ्लक्स? सो फ्लक्स विल बी ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ई वेक्टर विल बी ई नॉट इंटू आई कैप एंड ए वेक्टर विल बी, ए का वेक्टर फॉर्म क्या है? ए वेक्टर है 8 इंटू आई कैप, सो आंसर विल बी 8 ई नॉट, 8 ई नॉट, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा इसी को कॉम्प्लिकेटेड करके हम लोग देखते हैं। स्क्रीन को पॉज करके आप लोग उतार सकते हैं, हम लोग आगे देखते हैं। अगर आपसे बोला जाए अब ई नॉट की भी कुछ वैल्यू गिवन होती तो आप इजीली कर सकते,
देते उसको भी, ठीक है, पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड थी। अब देखना जरा, सपोज फ्लक्स निकाला था अभी हम लोगों ने। अब सपोज ये आपका एक्स वाई और जेड प्लेन है। अब जो आपका सरफेस है वो कुछ ऐसा है, इस तरह का है ना। अब जो सरफेस है वो कुछ इस तरह का है। पहले सरफेस या तो इससे पहले मैंने कहा ली थी वाईजेड प्लेन में, अब ये वाईजेड प्लेन में नहीं है, ना ही ये वाईजेड प्लेन में है, ना ही ये एक्सजेड प्लेन में है, ये 3D में है, ठीक है। तो ये आपकी सरफेस है, समझ गए। जो एक्स एक्सिस के साथ सपोज 30 डिग्री का एंगल बना रही है, कितना एंगल बना रही है, 30 डिग्री का। वापिस से मैंने आपको बोला कि ये जो साइड है इसकी लेंथ 3 सेंटीमीटर है और ये जो साइड है इसकी लेंथ 2 सेंटीमीटर है ना। वापिस से अगर मैं इसको A बोल दूं, इसको B बोल दूं, ठीक है, तो A कितना हो गया आपका, ये B है तो ये भी B होगा, और ये A है तो ये भी A होगा। तो A आपका मैंने बोला 2 सेंटीमीटर और B आपका बोला 3 सेंटीमीटर, और E वापस से मैंने आपको बोला कि E जो है E0 इंटू आई कैप है। वापस से आपको क्या निकालना है, फ्लक्स पासिंग थ्रू दी गिवन सरफेस। गिवन सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा, तो आपको क्या आना चाहिए, एरिया वेक्टर लिखते आना चाहिए, एरिया वेक्टर लिखते आना चाहिए। सो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, ये जो सरफेस है इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, यही हमारा, अगर ये आ जाता है तो हमको E डॉट डी ए करते तो आ ही जाएगा, क्योंकि E वेक्टर तो गिवन है। अब एरिया वेक्टर किस तरह से निकाला जाए, तो एरिया वेक्टर में इस सरफेस का प्रोजेक्शन देखें किस प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में। तो देखो ये थीटा है, सॉरी ये 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री का, जैसे अगर मैं आपसे बोलूं ये 30 डिग्री है तो इस एक्सिस का अलोंग इसका प्रोजेक्शन कितना हो जाएगा, अगर ये कुछ मान लो A है तो ये कितना हो जाएगा, A cos 30 डिग्री। तो सिमिलरली ये एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री बना रही है, तो ये इसका प्रोजेक्शन, ये ऐसी खुली खिड़की है, इसका प्रोजेक्शन ऐसी है, ये इसका प्रोजेक्शन इधर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा A cos 30 डिग्री। तो आपका ये जो डायग्राम होगा ये कैसा बनेगा, इसमें दो सरफेस आएगी, एक सरफेस ऐसी आ गई, एक सरफेस ऐसी बन गई, और दूसरी वाली इसी का प्रोजेक्शन इस जेड एक्सिस पे भी आएगा, तो दूसरी वाली सरफेस आपकी ऐसे हो गई। समझ में आ रहा है, एक सरफेस ये बन गई, एक सरफेस ये बन गई। खुली खिड़की थी, खुली खिड़की को दोनों साइड खोल बंद कर सकते थे आप, इधर भी और इधर भी। इधर बंद करेंगे तो ये कितना है, A cos 30, और ये कितना है, A sin 30, और ये कितना है, तो ये B है, ये कितना है, ये B है। समझ रहे हो, आ रहा है समझ में, ये A cos 30 और ये A sin 30, और ये कितना है, B है। ओके, समझ में आ रहा है। अगर ये समझ में आ रहा है तो फिर हम लोग क्या करें, इस सरफेस का एरिया वेक्टर क्या होगा, इस सरफेस का एरिया वेक्टर क्या होगा, तो इस सरफेस का, ये जो वाईजेड प्लेन में है, एक सरफेस किस प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में है, और दूसरी वाली वाईजेड प्लेन में है। तो वाईजेड का एरिया वेक्टर किधर होगा, एक्स के अलोंग, और एक्स वाई का एरिया वेक्टर किधर होगा, एक्स वाई का एरिया वेक्टर होगा जेड के अलोंग, पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, आई के अलोंग। तो आई का आई के साथ प्रोडक्ट ही फाइनाइट होगा, जेड के साथ तो क्या होगा, जीरो। तो जेड वाला तो देखेंगे ही नहीं हम लोग, जेड वाला बिल्कुल भी नहीं देखेंगे। तो आई कैप के अलोंग जो एरिया वेक्टर होगा, पहले तो पूरा एरिया वेक्टर लिख लो, तो एरिया वेक्टर होगा A साइन या फिर B इंटू A साइन 30 आई कैप प्लस B इंटू A cos 30 जे कैप। ठीक है, मैं आपको दूसरा तरीका भी आपको बता दूंगा इसका। A और B कितना है, 3 और 4, तो ये 6 साइन 30 कितना हो जाएगा, साइन 30 1/2 आई कैप प्लस cos 30 √3/2 इंटू 6 जे कैप। ये कैंसिल कर लेना, तो 3 आई कैप प्लस √3 जे कैप है ना। तो ये एरिया हो जाएगा।
है ना। और अगर एरिया वेक्टर का फ्लक्स निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एरिया वेक्टर का मल्टीप्लाई करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, या इलेक्ट्रिक फील्ड का मल्टीप्लाई करा एरिया वेक्टर के साथ, तो आई का आई के साथ ही होगा, तो 3E0 इसका आंसर है। इसका आंसर कितना है, 3E0। आ रहा है समझ में, कितना है 3E0। अब समझना मेरी बात कि यहाँ पे इसका एरिया अगर हमको डायरेक्ट पूछा जाए तो मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया कितना होगा, 3 इंटू 2 इंटू 3 6, पर वेक्टर फॉर्म में क्या है, ये है, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालें तो कितना आना चाहिए, मैग्नीट्यूड है √9 प्लस 9 इंटू 3, ठीक है। तो 9 बाहर आया तो 3 बाहर आ गया, 1 प्लस 3 कितना हो गया 4, तो ये 6, तो एरिया कितना आ जाएगा 6 मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे सेंटीमीटर भी कर लेना, सेंटीमीटर का स्क्वायर मतलब 10⁻⁻⁴ है ना, ये भी याद रखना। इससे पहले वाले में भी ये लगा लेना 10⁻⁻⁴, ठीक है। फ्लक्स की यूनिट क्या होती है, तो फ्लक्स की यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड और इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होती है, वोल्ट पर मीटर इंटू मीटर स्क्वायर, तो वोल्ट इंटू मीटर स्क्वायर, ये किसकी यूनिट हो गई, फ्लक्स की, है ना। यूनिट भी आप लोग लिख लेना, वो V वोल्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इतना आ रहा है, हाँ कि ना, ठीक, यहाँ तक आ गया है। तो आगे समझते हैं हम लोग। मैंने एरिया वेक्टर लिखना आपको बता दिया है, और एरिया वेक्टर ऐसे भी लिख सकते हो। एरिया इज जनरली होता क्या है, एरिया इज जनरली A क्रॉस B होता है, A क्रॉस B। व्हाट इज ए इज जनरली, ए वेक्टर को अगर आप बोलोगे तो वो किस प्लेन में है, ए आपका YZ प्लेन, सॉरी XZ प्लेन में है। तो XZ प्लेन में कुछ इस तरह से, XZ प्लेन में कुछ इस तरह से है। अगर आप देखो तो ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है ए, तो इधर कितना आएगा इसका प्रोजेक्शन, तो ये आएगा A cos 30, ठीक है। तो ए वेक्टर क्या हो जाएगा, A cos 30 आई कैप, और जेड डायरेक्शंस में कितना हो जाएगा, A sin 30 जे कैप, ठीक है। तो प्लस A sin 30 जे कैप, समझ रहे हो। तो एरिया वेक्टर ये रहा। अब इसमें क्रॉस प्रोडक्ट कर लो, A कॉमन आ गया, cos 30 कितना हो गया, √3/2 इंटू आई कैप प्लस A/2 इंटू जे कैप। अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ कर लो, B के साथ। B किस डायरेक्शन में है, J के डायरेक्शंस में, तो B इंटू जे कैप। तो A/2 तो कॉमन आ गया, इंटू B भी कॉमन आ गया, अंदर कितना बचा, √3 आई कैप। आई कैप क्रॉस जे कैप कितना हो गया, K कैप। कितना हो गया, K कैप। ओ सॉरी 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 सॉरी, ये तो आई कैप के अलोंग है और ये K कैप के अलोंग है ना, ये K है, ठीक है। तो ये K है, तो ये K कैप हो गया। K कैप कितना हो जाएगा, A√3/2 K कैप प्लस यहाँ पे K कैप कर लेना, ठीक है, क्योंकि ये K कैप के अलोंग आएगा। ये वाला जो सरफेस था ये XY प्लेन में है, तो इसका सरफेस वेक्टर किधर जाएगा, K कैप के अलोंग। तो A तो कॉमन आ गया, 2 भी कॉमन आ गया, √3 K कैप प्लस B का, सॉरी K का J के साथ कितना होगा, K के बाद J, तो माइनस का आई कैप, तो माइनस का आई कैप, समझ रहे हो। तो ये आया है, ठीक है, आपका एरिया वेक्टर। अब इस एरिया वेक्टर को मल्टीप्लाई कर दो इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो K का I के साथ प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 0, I का I के साथ 1 हो जाएगा, तो AB/2 उसका आंसर आएगा। तो AB/2 कितना होगा, AB 6 है, डिवाइडेड बाई 2 3 आ जाएगा। वो I की डायरेक्शंस यहाँ पे नेगेटिव आएगी, पर उससे कोई दिक्कत नहीं है, फ्लक्स नेगेटिव पॉजिटिव इतना ज़्यादा मायने नहीं रखता। फ्लक्स नेगेटिव पॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर आ रही है सरफेस से, ओके।
क्योंकि एरिया वेक्टर तो आप किसी भी डायरेक्शंस में लिख सकते हो, प्लस माइनस उस पर डिपेंड नहीं करता ओपन सरफेस का एरिया। तो इस तरह से हम जनरली ये लिख सकते हैं, इसको अच्छे से समझ लेना, एक बार नहीं 2 बार वीडियो को रिपीट करके समझ लेना, आपको आ जाएगा समझ में। ओके, सिंपल सी चीज़ है। आगे देखो जरा, 1-2 क्वेश्चन और करते हैं कि लाइक सपोज मैं इस तरह का एक सर्फ वो मान लूँ और यहाँ पे एक क्यूब रख दूँ, यहाँ पे मैंने क्या रख दिया, एक क्यूब रख दिया, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, क्यूब की साइड को ए ले लिया, क्यूब की साइड को ए ले लिया, और बोला है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है ई नॉट इंटू आई कैप, ई नॉट इंटू आई कैप कितनी है, ई नॉट इंटू आई कैप, और पूछा है फ्लक्स पासिंग थ्रू क्यूब, फ्लक्स पासिंग थ्रू क्यूब। तो आपको सबसे पहले ये समझ में आना चाहिए इस क्यूब से कितना फ्लक्स पास हो रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी है, ऐसी, ये रही, ठीक है, यूनिफॉर्म है। अब सोचो कितनी सरफेस से फ्लक्स पास हो रहा है क्यूब की, तो इस क्यूब की 2 सरफेस से फ्लक्स पास हो रहा है, एक सरफेस से फ्लक्स अंदर जा रहा है, दूसरी सरफेस से फ्लक्स बाहर आ रहा है। सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म है, तो जितना फ्लक्स अंदर जा रहा है उतना ही बाहर आ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं देखूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर यूनिफॉर्म है तो जितना फ्लक्स अंदर जा रहा है उतना ही बाहर आ रहा है, तो नेट फ्लक्स क्यूब से कितना पास हो रहा है, तो नेट फ्लक्स क्यूब से 0 पास हो रहा है ना। ऐसे भी लिख सकते हो, फाई नेट इज इक्वल टू, इस सरफेस से कितना जा रहा है, इस सरफेस का एरिया वेक्टर इधर है, तो कितना आ जाएगा, इसकी साइड ए है तो ए स्क्वायर इंटू ई नॉट इंटू, सोचो ये किस डायरेक्शन में है, इसका एरिया वेक्टर इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो ये माइनस आई कैप और ये आई कैप, तो माइनस का ए स्क्वायर ई नॉट प्लस इसका एरिया वेक्टर किधर है, इधर, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है, तो ए स्क्वायर ई नॉट, तो दोनों मिला के क्या हो गए, 0। क्या हो गए, 0। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आया, 0। किससे, क्यूब से। तो इससे ये समझ में आता है ये फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म। कैसी फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि ये डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रही है। सो आप नोट डाउन करके ये भी लिख लेना, क्या लिख सकते हो, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड द फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड द फ्लक्स पासिंग थ्रू the flux passing through any closed surface will be 0। याद रखना सरफेस क्लोज होनी चाहिए, कैसी भी हो सकती है, क्यूब, स्फीयर, कैसी भी हो सकती है, बट क्लोज होनी चाहिए, और वो क्लोज सरफेस कहाँ पे रखी हो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो उस क्लोज सरफेस से फ्लक्स कितना पास होगा, 0। समझ में भी आता है कि जितनी फील्ड लाइंस अंदर जाएगी उतनी ही फील्ड लाइंस बाहर निकलेगी, क्योंकि फील्ड कैसी है, यूनिफॉर्म, तो लाइंस, नंबर ऑफ लाइंस चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। एक और क्वेश्चन समझते हैं जो नॉन यूनिफॉर्म के लिए करते हैं हम लोग, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, देखो फिर से आपको बोला है कि ये सपोज, ओके, 1 मिनट,
एक मिनट। ओके, सो फिर से सपोज कि यहाँ पे ये आपका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, यहाँ पे वापस से क्यूब लिया, क्यूब को, ठीक है, फिर से एक मिनट, ये क्यूब लिया। ओके, एक सरफेस ये रही, एक सरफेस ये रही। क्यूब की साइड ए बोली और डिस्टेंस क्यूब की एक्स एक्सिस में सपोज ए है, क्यूब की साइड भी ए है और क्यूब कितनी डिस्टेंस पे रखा हुआ है, ए। इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये भी। स्टैंडर्ड क्वेश्चंस जब भी बोलूँ तो इसका मतलब ये है कि ये बुक से लिए गए क्वेश्चन है और बुक से लिए क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछने की संभावनाएं होती है, और बुक्स भी कैसी, स्टैंडर्ड बुक्स है ना, उनके क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और मैंने देखे हैं, इसलिए आपको याद रखना है। तो ए डिस्टेंस पे एक क्यूब रखा हुआ है जिसकी साइड भी क्या है, ए, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की हुई है, ये जो क्यूब है ये किस टाइप की इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, सो ये इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है ई नॉट इंटू एक्स की पावर 1/2, ऐसी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है जिसकी डायरेक्शंस क्या है, आई के अलोंग है, मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग है इसकी डायरेक्शंस, वेयर एक्स, जहाँ पे एक्स क्या है, एक्स इज द डिस्टेंस from the center या from the coordinate center, या from the point O लिख लो, और O क्या है, ये रहा पॉइंट, x इज द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट O, समझ रहे हो। तो इस तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो क्या हो रही है, एक्स एक्सिस में जैसे जैसे आप एक्स बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ती जा रही है। जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक है, जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे है, और फिर जैसे जैसे एक्स एक्सिस में आप आगे बढ़ रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती जा रही है, इंक्रीज होते जा रही है, ठीक है। तो इस क्यूब से कितना फ्लक्स पास होगा ये आपको बताना है। तो फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्यूब विल बी, अपने को निकालना है, ठीक है। सो क्वेश्चंस को करते हैं। क्यूब की वापिस से कितनी सरफेस से फ्लक्स पास होगा, तो क्यूब की 2 सरफेस से फ्लक्स पास होगा, और 4 सरफेस से कितना होगा, 0 फ्लक्स पास होगा, मतलब कोई फ्लक्स पास नहीं होगा। जो 2 सरफेस है उसमें से एक ये वाली सरफेस है और एक ये वाली सरफेस है ना, सामने वाली सरफेस से ही फ्लक्स पास होगा। इसका एरिया वेक्टर इधर है और इसका एरिया वेक्टर इधर है। इसके एरिया वेक्टर को अगर मैं लिखूं तो ए स्क्वायर इंटू माइनस आई कैप है, और इसका एरिया वेक्टर अगर मैं लिखूं ये वाली सरफेस का A1 और A2 वाली सरफेस का एरिया वेक्टर लिखूं तो ए स्क्वायर इंटू आई कैप है। ये आपकी A2 सरफेस है और ये आपकी A1 सरफेस है, ठीक है। तो टोटल फ्लक्स कितना पास होगा क्यूब से, तो इन दोनों सरफेस से ही पास होगा, और वो जो फ्लक्स होगा वो φ1 + φ2 दोनों सरफेस के सम के इक्वल होगा। व्हाट इज फ्लक्स φ1, तो φ1 आपका A1 एरिया से जो फ्लक्स पास होने वाला है वो है, और वो कितना है, E गिवन E वेक्टर इंटू A1 वेक्टर प्लस गिवन E वेक्टर इंटू A2 वेक्टर डॉट A2 वेक्टर। व्हाट इज E1 वेक्टर, सो E1 वेक्टर कितना हो जाएगा, ए डिस्टेंस पे E1 वेक्टर की वैल्यू बोलो तो वो होगी E0 इंटू ए की पावर 1/2 इंटू आई कैप, और ये कितना है, माइनस आई कैप, तो माइनस का ये आई कैप हो गई, इसके साथ डॉट प्रोडक्ट किसका है, तो ए स्क्वायर माइनस आई कैप प्लस E0 इंटू
ये A2 वेक्टर कितनी डिस्टेंस पे है, 2a डिस्टेंस पे, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या है, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का है 2a0 की पावर 1/2 इंटू इसके साथ किसका मल्टीप्लाई होगा, i कैप इंटू इसके साथ जो मल्टीप्लाई होगा वो a² इंटू आई कैप का होगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी, सॉरी नेट फ्लक्स कितना आ जाएगा, तो E0 इंटू ए यहाँ पे कितना हो जाएगा, a² 5/2 आई कैप 1 हो गया, तो माइनस का E0 a की पावर 5/2 प्लस कितना होगा, प्लस √2 a E0 a की पावर 5/2 √2 E0 a की पावर 5/2 याद रखना है, इतना आएगा। समझ रहे हो, इसमें से इसको माइनस करोगे तो टोटल कितना हो जाएगा, नेट फ्लक्स जो लिखा है वो आ जाएगा, E0 तो कॉमन आ गया, a की पावर 5/2 भी कॉमन आ गया, तो कितना आया √2 - 1, √2 - 1, आपको √2 की वैल्यू पता होती है वैसे, 1.414 - 1 तो 0.414 E0 e⁻⁵, बट ये आंसर है। किससे फ्लक्स पास हो रहा है, क्यूब से। तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर किसी क्लोज सरफेस को रखा जाए तो उससे फ्लक्स 0 पास हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ये आपको निकालना पड़ेगा। बट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए स्टेटमेंट गिवन है कि उससे जो फ्लक्स पास होगा वो 0 होगा। तो फ्लक्स से रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे वो गॉस लॉ से किस तरह से पूछे जा सकते हैं वो हम लोगों ने देखे। अब हम लोग नेक्स्ट टाइम देखेंगे कि गॉस लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से निकाली जाती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जनरली कुछ ऑब्जेक्ट की निकाली जाएगी, क्योंकि गॉस लॉ सिमेट्रिक केस में ही एप्लीकेबल होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक इनफाइनाइट रॉड की निकाल सकते हैं, इनफाइनाइट सिलेंडर की निकाल सकते हैं, और इनफाइनाइट सीट की निकाल सकते हैं, उसके अलावा स्फेयर की निकाल सकते हैं। समझ रहे हैं, होलो स्फेयर और सॉलिड स्फेयर। तो ये जो 4-5 एप्लीकेशन है गॉस लॉ की, जिसका यूज़ करके, गॉस लॉ का यूज़ करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, वो हम लोग देखेंगे। वो एप्लीकेशंस होने के बाद फिर ये हमारा गॉस लॉ कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और इसके क्वेश्चंस फिर किस तरह से पूछे गए हैं, क्योंकि अभी गॉस लॉ का हम इंटीग्रल फॉर्म देखेंगे, डिफरेंशियल फॉर्म देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो ये अच्छा टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोगों को करना है इसे अच्छे से, ठीक है। आज की क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं। थैंक यू।